नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें जीएस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम उन क्वेश्चंस को इसमें कंसीडर करने वाले हैं सीरीज में जो एसएससी ने 2024 में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके है। हरित क्रांति को लेके जो भी क्वेश्चंस एसएससी ने 2024 में पूछे हैं उनको कवर करेंगे। इसमें हमने जो एग्जाम कंसीडर किए हैं वो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 है, एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 है और ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12, एसएससी सीपीओ 2024 पेपर 1। ठीक है, ये दोनों ही भाषाओं में इसमें क्वेश्चन होंगे। ये आपके एसएससी और रेलवे में जो भी 2025 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे आपको डेली वोकैब का क्विज और करंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। और साथ ही साथ जैसे हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज है केमिस्ट्री की, तो उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एसएससी रेलवे ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उनको भी मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारी वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सीजीएल 2024 में 9 सितंबर को 12:30 से 1:30 वाली शिफ्ट में आया है। तो इसके बारे में बताना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? एक नई स्ट्रेटजी है। एक नई स्ट्रेटजी है किसके लिए? एग्रीकल्चर के फील्ड में टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स स्पेशली वीट और राइस। वीट और राइस को प्रोड्यूस करने के लिए, फूड ग्रेन्स में स्पेशली वीट और राइस को प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में एक नई स्ट्रेटजी है। इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। आने वाली स्लाइड्स में आप जान पाएंगे कि वीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए कंपेयर टू राइस। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं जो इररिलेवेंट हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हम कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चंस को करते हैं तो उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि ये एक नई स्ट्रेटजी है टू इंक्रीज द शेयर ऑफ फॉरेस्ट। नहीं, ये नई स्ट्रेटजी है टू यूज ग्रीन कलर फॉर ऑल पर्पजेज। इट इज़ ए न्यू स्ट्रेटजी टू यूज ओनली हर्बल प्रोडक्ट्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? गलत हैं। यह वन के योगदान में वृद्धि के लिए एक नई रणनीति है। यह हर्बल उत्पादों का उपयोग करने की एक नई रणनीति है। यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की एक नई रणनीति है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें वीट और राइस पे फोकस किया गया है। फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर की फील्ड में एक क्या है? नई स्ट्रेटजी है ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था 1961 से 1966 के बीच में, जिसमें 1965 एग्जैक्ट ईयर है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि थर्ड 5 ईयर प्लान का ध्यान रखना है। 1961 से 66 के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय जो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे उनका नाम क्या था। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कौन थे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सीजीएल 2024 में ही 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ग्रीन revolution technology resulted in an increase in the production of cereal production from 72.4 million tons in 1965-66 to how many या how much million tons in 1978-1979। तो आपको पता होना चाहिए 72.4 से जब इंट्रोड्यूस हुआ था 65-66 में थर्ड 5 ईयर प्लान में, तब से 1978-79 के बीच में इसमें 131.9 मिलियन टन के प्रोडक्शन की इंक्रीज की मतलब रिजल्ट आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट था कि 72.4 मिलियन टन से सीधा 131.9। ठीक है, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में 131.9 मिलियन टन हो गया।
क्लियर, ये फैक्ट आपको याद रखना है, फिगर याद रखने हैं। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन सेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन सेल का हेडक्वार्टर पटना में था। आपसे मैं कमेंट करके जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन सेल का हेडक्वार्टर कहाँ था। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये भी CGL 24 में पूछा गया है कि द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ था, तो पटना में था। CGL में 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के सिग्निफिकेंट नेगेटिव ऋणात्मक जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हुए हैं उसके बारे में बताना है। तो जो सिग्निफिकेंट था वो सिग्निफिकेंट था सॉइल डिग्रेडेशन, कि सॉइल जो मिट्टी का क्षरण हुआ है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव सिग्निफिकेंट नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था। ऐसे तो डिफॉरेस्टेशन भी हुआ, बट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि सिग्निफिकेंट नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर रहा है तो सॉइल डिग्रेडेशन हुआ है, क्योंकि हमने एक ही ज़मीन पर बार बार रिपीटेडली उस फसल को बार बार लगाया है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आया है सॉइल डिग्रेडेशन का। ठीक है, CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया है 17 सितंबर की 12:30 से 1:30 की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी CGL 2024 का है, 18 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है। हाउ वाज द ग्रोथ इन ऑल फूड ग्रेन्स आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार की थी, तो असमानुपाती थी, मतलब किसी में ज़्यादा थी किसी में कम। जैसे हमने भी बताया वीट और राइस में ही फोकस किया गया था, तो उससे क्या हुआ कि कहीं ज़्यादा हो गई कहीं कम हो गई, और वीट में भी सबसे ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू राइस। तो हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में जो वृद्धि हुई है वो कैसी थी, असमानुपाती थी, डिसप्रपोर्शनेट थी। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स बनाते चलिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लेके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बनाइए। और ऐसे ही हमारा जो SSC गेम चेंजर है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो डिफरेंट हैशटैग्स लगा के जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन सर्च करते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं उन्हें अटैम्प्ट करने के लिए। वो उससे भी कुछ नोट्स बना रहे हैं, बट उसमें केवल SSC CGL के एग्जाम्स ही कवर हुए हैं हमारे SSC गेम चेंजर में, और बाकी जो अभी 2024 में आए हुए हैं वो मैं यहाँ पे आपको कवर कर रहा हूँ। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या था, क्योंकि जब फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में डिसप्रपोर्शनेट जो आपका डिसप्रपोर्शनेट डेवलपमेंट हुआ था, तो उसको क्या किया गया कि भाई हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। अब सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आते हैं 1980s में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि भाई फोकस करो होलिस्टिक डेवलपमेंट पर एग्रीकल्चर में। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो उस टाइम पे जो फूड ग्रेन्स में जो ग्रोथ हुई थी वो डिसप्रपोर्शनेट थी, मतलब असमानुपाती थी, किसी की ज़्यादा हो गई किसी की कम। तो इन्होंने कहा भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करो अब एग्रीकल्चर में। तो ये सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। ये भी CGL 24 में 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स क्रिएटेड रीजनल डिस्पैरिटीज बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया। मतलब अगर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच में क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की थीं। तो हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ था कि कई सारे ऐसे छोटे और बड़े किसानों के बीच में डिस्पैरिटी हो गई थी। मतलब हम बोलेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो मूवमेंट था उसने क्या क्रिएट किया था, रीजनल डिस्पैरिटी बनाई थी बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स। मतलब जो छोटे फार्मर्स थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, बड़े फार्मर्स को फ़ायदा हुआ, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं वो यूज किए जा रहे थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारत के बड़े और छोटे किसानों के बीच में क्षेत्रीय असमानताएं, एक सेकंड, 19 सितंबर की 4 से 5 की शिफ्ट में ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारत के बड़े और छोटे किसानों के बीच में क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की, तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन है। अब आप बताइए कि येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट करके बताइए।
बाकी रिवॉल्यूशन पर भी हम एक टॉपिक लेके आएंगे, उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनको भी हम चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सीजीएल 24 में 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, फर्स्ट गिवन ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ध्यान से सुनिए, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई एक ही जमीन पे बार बार हम एक ही वैरायटी के सीड्स को लगा रहे थे, जिससे सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, इवन जो फ्रेश वाटर था वो भी खत्म हो गया, उसमें भी कमी आई थी, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या है। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज मोर फोकस्ड ऑन सदर्न इंडिया। नहीं, सदर्न इंडिया पे फोकस नहीं था, उसका फोकस था, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें ड्राई एरिया पे फोकस किया गया था। अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में फोकस मिलेगा कि जहाँ पे जो है ड्राई एरिया था, मतलब हमने बोला ना कि फॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है कहीं पे वो, तो उस एरिया पे फोकस किया गया था, सदर्न इंडिया पे फोकस नहीं किया गया स्पेशली, ठीक है। द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इंश्योर्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन रहा। प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राथमिक प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय हरित क्रांति से स्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया गया, सही बात है। द्वितीय हरित क्रांति दक्षिणी भारत पर अधिक केंद्रित थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एक्शन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। कृषि में जो हरित क्रांति की उपलब्धि है उसका जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे। तो भाई आप देखिएगा, क्या रेगुलर सैलरी देना चालू कर दी थी फार्मर्स को? नहीं। डिस्ट्रीब्यूट किया था कि फ्री फूड खाओ लोगों को? नहीं। ग्रीन वेजिटेबल्स डिस्ट्रीब्यूट की थी लोगों को? नहीं। एक स्टाम्प रिलीज किया था, स्पेशल स्टाम्प व्हीट रिवॉल्यूशन का। किसका? व्हीट रिवॉल्यूशन का, क्योंकि मेन जो फोकस हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो व्हीट पर ही हो गया। अगला क्वेश्चन सीजीएल 24 में 26 सितंबर को 12:30 से 1:30 की शिफ्ट में, विच स्टेट इन इंडिया बाय द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पंजाब, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। पंजाब मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, और वो भी मेनली व्हीट, ठीक है। अब हम देखते हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 में, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वोकैब का क्विज डिफरेंट हैशटैग्स के साथ आपको अटेम्प्ट करने को मिलता है, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं, मैं उन्हीं को आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सी एच एस एल 24 में 2 जुलाई की 2:30 से 3:30 PM वाली शिफ्ट में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से सुनिएगा, नॉट पूछा गया, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का इनमें से कौन सा, मतलब परिणामों में से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले जो है उनको देखते हैं। द रिच ग्रू रिचर एंड मैनी ऑफ द पुअर स्टेगनेंट ग्रू पुअरर। तो इसका मतलब आप समझ गए, अभी हमने देखा था कि डिस्पैरिटी पैदा कर दी थी किसने? हरित क्रांति ने, छोटे और बड़े किसानों के बीच में, कि जो बड़े थे वो और बड़े हो गए, छोटे थे वो और छोटे रह गए, या अपनी ग्रोथ उनकी रुक गई। ये इसमें लिखा हुआ है कि धनी अधिक धनी हो गए और कई निर्धन पूर्वव्रत रहे और अधिक गरीब हो गए, ठीक है। वेजेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इंक्रीज, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो वर्कर्स थे उनकी वेजेज बढ़ गई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन बढ़ गया तो उनकी वेजेज भी बढ़ गई थी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इंक्रीज, वेजेज बढ़ी मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, तो एग्रीकल्चर वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया था। अब क्या परिणाम नहीं हुआ था वो क्या है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है राइजिंग प्राइसेस एंड अ शिफ्ट इन द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स फ्रॉम पेमेंट इन कैश टू पेमेंट इन काइंड ऑफ ग्रेन। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे उनका जो मोड ऑफ पेमेंट था, भाई प्राइस तो राइज हुई थी, ये तो सही बात है, बट ऐसा नहीं है कि उनका मोड ऑफ पेमेंट जो है वो कैश की जगह उनको हम अनाज के फॉर्म में देने लग गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, सही बात है, अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों का उपयोग किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में। अगला क्वेश्चन सीएचएसएल 24 में 3 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर आउटपुट
आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट प्राइमरली ड्यू टू हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। तो HIV की फॉर्म बतानी है, तो ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में देखो ये पूछा गया, हाई यील्ड वेराइटी, कई बार रिपीट हुआ है ये, यहाँ पे नहीं कई बार, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर आउटपुट था, एग्रीकल्चर आउटपुट वो इंक्रीज कर गया था। उसका मेन कारण था कि जो हाई यील्ड वेराइटी जो सीड्स थे उनका यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है, वाज अवॉर्डेड व्हाट, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी में, किसमें, फिजियोलॉजी में, इन 1970 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अब SSC आपसे डिफरेंट एग्जाम्स में क्या पूछने वाली है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में 1970 में ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए किसको दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग पहला। दूसरा ईयर याद रखना है, 1970 में दिया गया था। कौन सा प्राइज दिया था, नोबेल प्राइज, वो भी किस में, फिजियोलॉजी में। किसकी वजह से दिया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन की वजह से। SSC क्या करेगा, ये 4 फैक्टर है, इनमें से 2 फैक्टर नोन कर देगा, तीसरा पूछ लेगा, 3 नोन कर देगा, 1 पूछ लेगा। अब चांसेज आपके पास ज़्यादा हैं कि ये पूछेगा कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को ग्रीन रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में, कौन से ईयर में मिला, तो 1970 आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फिर से है CHSL 24 में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं कि इसके बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, सही बात है। ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल फ्रॉम फार्मिंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब जब हमने सेम क्रॉप जो हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स थे वो एक ही ज़मीन पे बार बार हमने उसकी फार्मिंग की, तो उससे सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स से उनका लॉस होने लगा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रेश ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो गया था, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। जब सॉइल पे फ़र्क आएगा तो डेफिनेट सी बात है कि सॉइल नमी नहीं लेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर जो फ्रेश वाटर है वो भी आपका डिप्लीट हो गया। हरित क्रांति के आने के बाद भारत आत्मनिर्भर बन गया था, सही बात है। हरित क्रांति के कारण एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की हानि होने लगी थी, सही बात है, जिसे सॉइल डिग्रेडेशन पहले भी बोला गया है। हरित क्रांति के कारण ताजे भूजल की कमी हो गई थी, सही बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेज हैं। अब हमें बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए थे, तो उससे जो यील्ड लेवल थी उस पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था वो हमें बताना है। तो हमने भी, मैंने आपको बताया था कि वीट पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप पढ़िए। ड्यूरिंग द पोस्ट GR मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड द यील्ड ऑफ राइस ग्रू एट मच फास्टर रेट देन दैट ऑफ वीट। जबकि उल्टा था कि यहाँ पे राइस की जगह वीट लिखा रहता और यहाँ वीट की जगह राइस, तो ये स्टेटमेंट सही होता। जबकि हमसे क्या पूछा गया है कि सही बताना है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट पूछा गया। ग्रीन टेक्नोलॉजी हैड पेनिट्रेटेड मोर इन द वीट क्रॉप देन इन द राइस क्रॉप, सही बात है, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द पोस्ट GR पीरियड, GR मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, एरिया अंडर राइस अचीव्ड ए रिलेटिवली स्लो ग्रोथ व्हेन कंपेयर टू एरिया अंडर द व्हीट, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि अगर हम मान लो मुझे नहीं भी आता है तब भी अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे वीट के बारे में बोला गया है, यहाँ राइस के बारे में, यहाँ राइस के बारे में, या तो ये दूसरा सही हो सकता है, या तो दूसरा सही हो सकता है, दूसरा तीसरा सही हो सकता है, या फिर पहला। तो पहला केवल इसमें ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा तीसरा। तो मोर फोकस किस पे था, वीट पे था कंपेयर टू राइस। ये तीनों स्टेटमेंट एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो राइस का जो अचीवमेंट था वो स्लो ग्रोथ पे था कंपेयर टू वीट। मतलब राइस जो है वो ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था, बट मच लेस रेट देन द वीट। इसमें हिंदी में देख लेते हैं। हरित क्रांति के बाद चावल की उपज गेहूं की उपज की तुलना में बहुत तेजी दर से बढ़ी नहीं, उल्टा है। किसकी बढ़ी थी,
गेहूं की बढ़ी थी। हरित क्रांति तकनीक चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल में अधिक व्याप्त हो चुकी थी, सही बात है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के तहत क्षेत्र की तुलना में चावल के तहत अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि हासिल की, सही बात है। चावल ने धीमी वृद्धि हासिल की है जबकि गेहूं में ज़्यादा वृद्धि हुई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से है। 9 जुलाई को 2:30 से 3:30 पीएम की शिफ्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स हाईली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अभी देख चुके हैं, कई बार पूछा जा चुका है कि गेहूं पे ज़्यादा फोकस है और पंजाब स्टेट का नाम ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू ऑफ सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर आप CHSL 2023 का पेपर खोल के देखेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर देखिए, CHSL 2023 टायर 1, अगर 3 अगस्त की सिर्फ 1 का पेपर देखेंगे तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसमें बस केवल और केवल आपसे ये पूछा था कि सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन सा पीरियड कवर करता है, इन दोनों को फोकस किया गया था, उसमें ये आंसर सही था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन कवर्ड द पीरियड ऑफ 1980s, जबकि 1960 से 70 के बीच में कौन सा था, फर्स्ट फेज था। ठीक है, 1965 थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शंस और हैं, इनको भी देख लेते हैं। इट वाज एडोप्टेड बाय द फार्मर्स लिविंग इन द ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा था, एक क्वेश्चन था उसमें सदर्न रीजन पे फोकस किया गया था। तो भाई सेकंड फेज जो है वो फोकस कर रहा था ड्राई और सेमी एरिड रीजन्स पे। ठीक है, इट वाज एडोप्टेड बाय द फार्मर्स लिविंग इन द ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है, अगला देखते हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन द एरिया विद द सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट कल्टीवेशन। इट वाज लॉन्च्ड इन द एरिया विद अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट कल्टीवेशन, मतलब ड्राई से वेट कल्टीवेशन की तरफ जो एरिया थे उनमें लॉन्च किया गया था ये। ठीक है, जो ड्राई और सेमी एरिड रीजन्स थे उनको इरिगेटेड एग्रीकल्चर करवाना था, इरिगेटेड कल्टीवेशन कराना था, वेट कल्टीवेशन। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में 3 अगस्त 2023 की सिर्फ 1 में आप चेक कर सकते हैं। हिंदी में हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के द्वारा अपनाया गया था, ये बात सही है। हमसे नहीं पूछी है तो ये आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड रिवॉल्यूशन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन सेल जिसका हेडक्वार्टर पटना में था, उसमें 1980 में के दशक की अवधि को शामिल किया गया था। इसे सूखी कृषि से संचित कृषि की ओर महत्वपूर्ण बदलाव वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो HIV सीड्स के बारे में बताना है। HYV सीड्स शॉर्टर पीरियड ऑफ मेच्योरिटी, बिल्कुल सही बात है, वो जल्दी ही मेच्योर हो जाते थे कम समय में, तो ये बात सही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है, HIV लेड टू डिक्रीज इन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जबकि आपको बता दें क्रॉपिंग की जो इंटेंसिटी है वो HIV सीड्स से HYV जो सीड्स थे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स थे, उससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ गई थी, मतलब कम एरिया में ज़्यादा पैदावार होने लगती थी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई थी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, द यूजेज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स वॉज कॉम्प्लीमेंटेड विद द अट्रैक्शन ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट इन फार्म मशीन। बिल्कुल सही बात है, जब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज होना चालू हुआ तो फार्म मशीन्स में लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी दे मेड ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी इज ए लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी। सही बात है, क्योंकि जो इतने बड़े लैंड पे इतने सारी पैदावार होती थी वो कम लैंड पर ही होने लगी थी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई थी हाई यील्ड वेराइटी सीड्स की वजह से। तो लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसे, पहली बात। दूसरा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर गई थी, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। और शॉर्टर पीरियड ऑफ मेच्योरिटी था, और जो फार्म मशीन में इन्वेस्ट करने के लिए लोग अट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कम समय में ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे थे, बट उसका एक लॉस हो रहा था कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे सॉइल है उसका डिग्रेडेशन हो जा रहा था, क्योंकि हम बार बार एक ही फसल को उस पर उगा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही थी और हमारा जो फ्रेश ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट हो रहा था।
उच्च उत्पादन वाली किस्मों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो HYPV की परिपक्वता अधिक कम थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? शॉर्टर पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, बिल्कुल सही है, अवधि कम थी, सही बात है। कृषि मशीनों में अधिक निवेश के आकर्षण के साथ HYV का उपयोग पूरक था, सही बात है। इन्होंने हरित क्रांति तकनीक को भूमि बचाने वाली तकनीकी बना दिया था, ये भी सही बात है। जबकि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के कारण फसलों की सघनता में वृद्धि हुई थी, तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो नॉर्मन बारलॉग का भी आप नाम देख चुके, 1970 में इन्हें फिजियोलॉजी में ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। MS स्वामीनाथन, जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक बोला जाता है। P चिदम्बरम जी ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड नहीं है। जबकि जो चिदम्बरम सुब्रमण्यम है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दो चिदम्बरम नाम लिखे गए हैं, P चिदम्बरम और चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो जो चिदम्बरम सुब्रमण्यम है, ये मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के जो है मिनिस्टर थे, मंत्री थे उस समय जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, इन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, P चिदम्बरम ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, नाउ अब आप देख रहे होंगे हमने सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस को नहीं लिया है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। अगला हमारा है CPO 2024 पेपर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज द ट्रू विद रिगार्ड टू ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके साफ साफ अभी हम इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के यूज का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ चुकी थी। ठीक है, क्योंकि जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे उनका जो मेच्योरिटी का टाइम था वो बहुत कम था, कम समय में। इसे लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी भी बोला गया। पंजाब में फोकस था, वीट पे ज़्यादा फोकस किया गया, बट इसके ड्रॉबैक्स भी थे। क्या कि भाई सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर जो ग्राउंड वाटर था वो भी डिप्लीट होने लगा था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज वर द फार्मर्स एनकरेज टू बिगिन द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स? निम्नलिखित में से किस तरीके से किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का इस्तेमाल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था? क्योंकि मार्केट से कम रेट में प्रोवाइड किए जा रहे थे किसानों को, इसीलिए वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था लोगों को कि हम इन्हीं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करें। सरकार ने बीज और अन्य निविष्टियां बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर देने का प्रदान की है। The government provided seeds and other inputs at the prices lower than the prevailing rates in market. तो ये मेन कारण था कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करने के लिए जो फार्मर्स थे वो एनकरेज किए गए, प्रोत्साहित किया गया उन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सोशल इम्पैक्ट बताना है। ठीक है, तो उसमें इनकरेक्टली स्टेटमेंट पूछा गया है। मैं आपको पहले सारे स्टेटमेंट बताता हूँ। देयर वॉज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस कास्ट ग्रुप। सर्विस कास्ट ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोग सर्विस छोड़ छोड़ के एग्रीकल्चर में आने लगे। दूसरा, वर्सन द कंडीशन ऑफ लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर। ये अभी मैंने बताया था कि छोटे और बड़े किसानों के बीच में डिस्पैरिटी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आई, असमानता आई, जिसमें क्या हुआ कि जो छोटे किसान थे, लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर थे, वो गरीब थे, वो और गरीब हो गए, और जो अमीर थे, बड़े किसान थे, वो और बड़े बन गए। तो उनकी कंडीशंस जो है वर्सन हो गई, मतलब बुरी हो गई। ठीक है, भूमिहीन और सीमांत किसानों की हालत बदतर हो गई थी। प्राइमरली द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वर बेनिफिटेड। मुख्य रूप से मध्यम और बड़े किसानों को लाभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और सेवा जाति समूह का विस्थापन हुआ था। जो सर्विस कास्ट ग्रुप था उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया था, वो लोग मोर फोकस कर रहे थे एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी सीड से क्या हो रहा था, प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो गया था। मेन फोकस वीट पर था। ओनली फार्मर्स इन्वॉल्व इन द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वर बेनिफिटेड। तो ये गलत बात है। जो निर्वाह कृषि में लगे किसान को ही लाभ हुआ, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब ओनली लगा है, ये एक फोकस है। ओनली बोल रहा है मतलब वो एक रिस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट है, वो हो ही नहीं सकता। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, हमें समझ में आया लार्ज जो और मीडियम फार्मर्स थे उनको फ़ायदा हुआ था, और जो लैंडलेस मार्जिनल फार्मर्स थे उनकी कंडीशन वर्स हो गई थी। सर्विस कास्ट ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के योगदान के लिए भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी को प्रदान किया गया था। ये जब ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 में आया था तब मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे। ठीक है, इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे। आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि इन्हें किस ईयर में भारत रत्न दिया गया? कमेंट करके बताइए, आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। आप ईयर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि किस ईयर में सुब्रमण्यम सी सुब्रमण्यम चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी को ग्रीन रिवॉल्यूशन मिला था। तो 3 लोगों के नाम हमने देख लिए। एम एस स्वामीनाथन पहला, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दूसरा हमने देखा सी सुब्रमण्यम चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तीसरा नॉर्मन बारलोग का नाम देखा, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1970 में फिजियोलॉजी में। लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति से संदर्भ में सत्य नहीं है? फिर से वही पूछा है, नॉट ट्रू वाला, ध्यान से देखिएगा। कल्टीवेशन बिकम मोर इंटेंसिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, अभी हम पढ़ चुके हैं। क्रॉप जो है इंटेंसिव हो गई थी, इंटेंसिटी बढ़ गई थी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करने से। In the second phase, there was a shift from dry to wet cultivation in the dry and semi-arid regions of India। सही बात है, सदर्न रीजन पर फोकस नहीं किया गया था। उन एरिया के किसानों ने अपनाया जहाँ ड्राई और सेमी एरिड रीजन था, और उन्होंने जो ड्राई कल्टीवेशन था उससे वेट और इरीगेटेड कल्टीवेशन की तरफ फोकस था, शिफ्ट था। ठीक है, देयर वाज ए चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन इन द सेकेंड फेज। ठीक है, तो सही बात है, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आ गया था, और जो टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन कर रहे थे उसमें भी चेंज आया था सेकेंड फेज में। ठीक है, कल्टीवेशन बिकम मोर एक्सटेंसिव इन नेचर, एक्सटेंसिव नहीं था इंटेंसिव था, एक्सटेंसिव नहीं था इंटेंसिव था। एक्सटेंसिव में तो हो गया कि लार्ज वैरायटी नहीं, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स थे, और मेन मोर एक्सटेंसिव इन नेचर नहीं था, बहुत सारी फसलों पे फोकस तो नहीं था, केवल केवल किस चीज़ पे फोकस था, वीट और राइस पे। ठीक है, और इंटेंसिव था, इंटेंसिव का मतलब जैसे वीट है तो कम एरिया में ज़्यादा इंटेंसिटी से ग्रो होता था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिसे लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी भी बोला गया है। तो इस तरीके से हमने एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी जेई, इनमें सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, इन चारों एग्ज़ाम्स में जो भी एसएससी ने 2024 में इन सभी एग्जाम्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगला हमारा टॉपिक 5 ईयर प्लान को लेके होगा। 5 ईयर प्लान को लेके जो भी क्वेश्चंस इन चारों पेपरों में आए हैं वो हम कवर कराएंगे। अभी हमारे वैसे 2 पेपर और रह गए हैं, एक एमटीएस का है और एक जेई का है। एमटीएस और जेई के पेपर में भी जो क्वेश्चंस आए हैं उनको अभी हम बाइफरकेट कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक हम इन चारों में जो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हमारे सारे बाइफरकेट हो चुके हैं वो मैं आपको इन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।